हैं आप सभी। तो हम जो 1000 टोटल क्वेश्चंस का एक एंकलेक्स का सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज का हमारा 15th सेशन है, यानी कि 15वां सेशन है। और हम आज के क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज़ केयरिंग फॉर ए 6-year-old क्लाइंट एडमिटेड विद द डायग्नोसिस ऑफ कंजक्टिवाइटिस। एक पेशेंट है जो 6 साल का बच्चा है, उसको कंजक्टिवाइटिस है और हॉस्पिटल में एडमिट है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग आई ड्रॉप द नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ एसेंशियल टू कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आई ड्रॉप पेशेंट को डालना है या बच्चे को डालना है, और आई ड्रॉप डालने के से पहले नर्स को क्या पता करना है, इनमें से कौन सी चीज़ को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है द आईज, कंजक्टिवाइटिस को ही हम बोलते हैं पिंक आईज। कंजक्टिवाइटिस को ही हम बोलते हैं पिंक आई। पिंक आई का मतलब क्या हो गया, कंजक्टिवाइटिस। और ये जो हमारी वाइट बॉल जो है, वाइट बॉल को जो लेयर कवर कर रही है, हमारी आई की वाइट बॉल को जो लेयर कवर कर रही है, उसके इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को हम कंजक्टिवाइटिस बोल रहे हैं, या कंजक्टिवाई का जो इन्फ्लामेशन है उसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये पिंक आई भी हम इसको बोलते हैं। वायरल और बैक्टीरियल दोनों ही रीजन से हो सकती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ड्रॉप आई ड्रॉप जो डालनी है, तो द आई शुड बी क्लींज विद वार्म वाटर रिमूविंग एक्जुडेट बिफोर इंस्टॉलिंग द आई ड्रॉप। आई ड्रॉप डालने से पहले हम क्या आई को वार्म वाटर से क्लीन करेंगे और एक्जुडेट जो है उसको रिमूव करेंगे और फिर आई ड्रॉप डालेंगे। दूसरा ऑप्शन है द चाइल्ड शुड बी अलाउड टू इंस्टॉल हिज आउन ड्रॉप। 6 साल का बच्चे क्या खुद ही अपनी आई ड्रॉप डाल लेगा। तीसरा ऑप्शन है द मदर शुड बी अलाउड टू इंस्टॉल द आई ड्रॉप। क्या उसके जो मदर है 6 साल वाले बच्चे की, उसको हम आई ड्रॉप डालने के लिए बोलेंगे। या चौथा ऑप्शन है इफ़ द आई इज़ क्लियर ऑफ एनी रेडनेस और एडिमा द आई ड्रॉप शुड बी हेल्ड। यानी कि अगर आई में कोई भी रेडनेस और एडिमा नहीं है तो क्या हम आई ड्रॉप्स को नहीं डालेंगे। ये आपसे पूछा गया है। तो कंजक्टिवाइटिस आपको पता होगा कि कंजक्टिवाइटिस जो है उसको हम पिंक आई भी बोलते हैं। जो आई की जो वाइट बॉल है उसको कवरिंग करने वाली लेयर का अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है तो हम उसको कंजक्टिवाइटिस बोल रहे हैं। ये बैक्टीरियल और वायरल दोनों रीजन से हो सकता है। तो आई ड्रॉप डालते टाइम आपको क्या करना है, ये आपसे पूछा गया है ऑप्शन में। देखिए, चाइल्ड जो है 6 साल का बच्चा आपका पेशेंट है, तो वो जो 6 साल का बच्चा है वो अपना खुद इतना डेवलप नहीं हो चुका है कि वो अपने आई में अपने आप ही आई ड्रॉप डाल सके, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मदर शुड बी अलाउड टू, अच्छा, आई इज़ क्लियर ऑफ एनी रेडनेस और एडिमा द आई ड्रॉप शुड बी हेल्ड। अगर आई में कोई भी रेडनेस और एडिमा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन खत्म हो गया और आपको आई ड्रॉप नहीं डालनी है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो रेडनेस और एडिमा है वो आपको अपीयर नहीं होगा, लेकिन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन प्रेजेंट रह सकता है जब भी। लेकिन जब भी आपको प्रेस्क्राइब कोई आई ड्रॉप की गई है तो आपको कंटिन्यू करना है जब तक कि आपको डॉक्टर होल्ड करने के लिए नहीं बोलता है, इसलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है तो मदर शुड बी अलाउड टू इंस्टॉल द आई ड्रॉप। मदर को हम आई ड्रॉप डालने के लिए अलाउ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि द आई शुड बी क्लींस विद वार्म वाटर रिमूविंग एक्जुडेट बिफोर इंस्टॉलिंग द आई ड्रॉप। तो ये ऑप्शन हमारा ज़्यादा सही होगा और ए ऑप्शन हमारा सही होगा। सी भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम मदर को बोल सकते हैं, लेकिन मदर से को बोलने से भी पहले हमारा एक प्रायोरिटी क्या है, आई शुड बी क्लीन विद वार्म वाटर। जो आई है उसको हम वार्म वाटर के साथ में क्लीन करेंगे। रिमूविंग एक्जुडेट, उसमें जो भी एक्जुडेट आ रखा है उसको हम रिमूव करेंगे आई ड्रॉप डालने से पहले आई ड्रॉप को डालने से पहले आई को हम वार्म वाटर से वॉश करेंगे या क्लीन करेंगे, और उसके बाद में एक्जुडेट को रिमूव करेंगे, और एक्जुडेट रिमूव होने के बाद वॉश होने के बाद में आई के फिर हम आई ड्रॉप डालेंगे। इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और इसमें मदर भी आई ड्रॉप पेशेंट की डाल सकती है, लेकिन पहले वार्म वाटर से क्लीन करेगी और एक्जुडेट को रिमूव करेगी, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और आई ड्रॉप जो है वो हमेशा ही लोअर कंजक्टाइवल सैक में डाली जाएगी। ऐसे नहीं है कि बाहर वाली साइड में डाल दी, यानी मीन्स लेटरल वाली साइड में डाल दी है या मिडिल वाली साइड में डाल दी है। जो आई ड्रॉप है वो हमेशा, आई ड्रॉप की जो मेडिसिन है वो हमेशा लोअर कंजक्टाइवल सैक में डाली जाएगी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2-year-old toddler is seen in the pediatrician office during physical assessment. The nurse would anticipate the need for which intervention. एक 2 साल का टोडलर है, पीडियाट्रिक्स डॉक्टर के ऑफिस में आया है। ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट द नर्स वुड एंटिसिपेट द नीड फॉर विच इंटरवेंशन। इनमें से कौन सा इंटरवेंशन नर्स एंटिसिपेट करेगी इस पेशेंट का जब फिजिकल असेसमेंट किया जाएगा तब। फर्स्ट ऑप्शन है आस्क द पेरेंट्स या गार्जियन टू लीव द रूम व्हेन असेसमेंट आर बीइंग परफॉर्म। जब हम बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो क्या हम उसके पेरेंट्स या गार्जियन को वहाँ से रूम को बाहर जाने के लिए बोल देंगे। दूसरा ऑप्शन है आस्क द पेरेंट्स गार्जियन टू रिमूव द चाइल्ड टॉय ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब बच्चे का हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसके मदर या उसके पेरेंट्स को बोलेंगे या उसके गार्जियन को बोलेंगे कि वो अपने बच्चे के जो टॉयज है उनको बाहर रख दे या हटा दे वहाँ से। तीसरा ऑप्शन है आस्क द पेरेंट गार्जियन टू स्टे विद द चाइल्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। या हम बोलेंगे कि जब भी फिजिकल असेसमेंट या एग्जामिनेशन बच्चे का किया जा रहा है
तो हम बच्चे के साथ में उनके मदर और पेरेंट्स को रहने के लिए बोलेंगे या गार्जियन को रहने के लिए बोलेंगे। या इफ़ द चाइल्ड इज स्क्रीमिंग टेल द हिम दिस इज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर बच्चा एग्जामिनेशन करते टाइम रो रहा है या चिल्ला रहा है तो इसका मतलब है कि हम बच्चे को बताएंगे कि ये इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। तो इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो नर्स को करना चाहिए फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं किसी टोडलर पेशेंट का, ये आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन था आस्क द पेरेंट्स गार्जियन टू लीव द रूम व्हेन असेसमेंट आर बीइंग। जब भी हम टोडलर जो बच्चा है वो बहुत छोटा बच्चा है, 1 to 3 ईयर के बच्चे को टोडलर हम बोल रहे हैं, 2 साल का बच्चा यहाँ पे आपके पास में है, और जब भी उसके पेरेंट्स और गार्जियन उसके साथ में है और हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि बच्चा हमारे साथ में कोऑपरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है आस्क द पेरेंट्स टू लीव द रूम, हम उसके बच्चे के पेरेंट्स और गार्जियन को फिजिकल असेसमेंट करते टाइम वहाँ से बाहर जाने के लिए या रूम को लीव खाली करने के लिए या छोड़ने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे बच्चा और भी एजिटेटेड हो जाएगा, और एजिटेटेड हो जाएगा तो हम फिजिकल असेसमेंट जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है आस्क द पेरेंट्स गार्जियन टू रिमूव द चाइल्ड टॉयज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब भी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पेरेंट्स गार्जियन को उसके बच्चे के जो खिलौने हैं वो वहाँ से रिमूव करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चा अगर खिलौनों के साथ में बिजी रहेगा तो हम उसका फिजिकल असेसमेंट आराम से कर पाएंगे और वो डिस्कम्फर्ट फील नहीं करेगा और उसका ध्यान जो है वो फिजिकल असेसमेंट की तरफ नहीं रहेगा। इसलिए बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। और आस्क द पेरेंट्स गार्जियन टू स्टे विद द चाइल्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब भी हम फिजिकल असेसमेंट 2 साल के बच्चे का या टोडलर का कर रहे हैं तो उसके पेरेंट्स को हम बोलेंगे कि आप बच्चे के साथ में ही रहें। इससे क्या होगा कि बच्चा डरेगा नहीं, और बच्चा डरेगा नहीं तो क्या है फिजिकल असेसमेंट हमारा जो है वो कोऑपरेटिव रहेगा और हम आराम से फिजिकल असेसमेंट कर पाएंगे। इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही होगा। डी ऑप्शन में था इफ़ द चाइल्ड इज स्क्रीमिंग टेल हिम दिस इज इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्योंकि बच्चा चिल्ला रहा है, 2 साल के बच्चे के लिए चिल्लाना ये कोई नॉर्मल बिहेवियर है, ये कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, इसलिए आप इस ऑप्शन को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। और इसलिए सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। क्या होगा सी ऑप्शन सही कि जब भी बच्चे का फिजिकल असेसमेंट हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके पेशेंट को या पेरेंट्स या गार्जियन को बच्चे के साथ में रहने के लिए बोलेंगे। इससे हमारा जो फिजिकल असेसमेंट करने का जो तरीका है वो सही रहेगा और फिजिकल असेसमेंट हम कर पाएंगे। बच्चा कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, उसको उसके पेरेंट्स के सामने उसको फियर और एंग्जाइटी को या कोई भी किसी तरह का एजिटेशन उसको नहीं होगा। इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट हु इज फिटेड फॉर द बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड। यानी कि एक पेशेंट है जिसको हियरिंग एड लगा हुआ है बिहाइंड द ईयर वाले, और इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन आप उस पेशेंट को देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है रिमूव द मोल्ड एंड क्लीन एवरी वीक। दूसरा ऑप्शन है स्टोर द हियरिंग एड इन ए कूल प्लेस। थर्ड ऑप्शन इज क्लीन द लिंट फ्रॉम द हियरिंग एड विद ए टूथपिक। फोर्थ वन इज चेंज द बैटरी वीकली। क्या हियरिंग एड्स की बैटरीज को वीकली चेंज किया जाता है? क्या हियरिंग एड की बैटरीज को वीकली चेंज किया जाता है? नहीं, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है क्लीन द लिंट फ्रॉम हियरिंग एड विद ए टूथपिक। क्या टूथपिक की हेल्प से आप हियरिंग एड के आप हियरिंग एड में जो लिंट इकट्ठा हो गया उसको क्लियर करेंगे? नहीं, टूथपिक की हेल्प से हम हियरिंग एड को क्लीन नहीं करेंगे, क्योंकि लिंट का मतलब क्या होता है? लिंट का मतलब होता है कपड़े के जो फाइबर होते हैं उनको हम लिंट बोलते हैं। कपड़े के जो फाइबर मटेरियल होते हैं, जो फाइबर होते हैं उनको हम लिंट बोलते हैं। अगर उनमें हियरिंग एड में जो कपड़े के फाइबर इकट्ठा हो गए हैं या जमा हो गए हैं या उस पर लग गए हैं तो उसको हम टूथपिक की हेल्प से रिमूव नहीं करेंगे। ये यहाँ पे ऑप्शन गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है रिमूव द मोल्ड एंड क्लीन एवरी वीक। मोल्ड का मतलब क्या होता है? मोल्ड का मतलब होता है एक फ्रूटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय फंगस के द्वारा जो कोई भी छोटी छोटी स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है उनको हम मोल्ड बोलते हैं। तो एवरी वीक क्लीन करना है क्या मोल्ड को? नहीं, आपको मोल्ड अगर लग रहा है उसमें दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसको आपको हर वीक क्लीन नहीं करना है, उसको डेली क्लीन करना है। इसलिए ए ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा और बी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि स्टोर द हियरिंग एड इन ए कूल प्लेस। हम हियरिंग एड को कूल प्लेस में स्टोर करेंगे, क्योंकि इससे बैटरी की जो लाइफ है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बैटरी की लाइफ को लंबा कर सकते हैं। इसीलिए जो हियरिंग एड हमारा है उसकी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, लंबा करने के लिए या उसको लंबे समय तक फंक्शनिंग करने के लिए हम उसको कूल प्लेस में स्टोर करेंगे।
उसके जो मोल्ड है उसको हम एवरी वीक क्लीन नहीं करेंगे, डेली क्लीन करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। क्लीन द लिंट, जो टेक्सटाइल फाइबर या जो कपड़े के फाइबर वहाँ पे इकट्ठा होगा उनको टूथपिक की हेल्प से रिमूव नहीं करेंगे, ये ऑप्शन भी इसलिए गलत होगा। और बैटरी को वीकली चेंज नहीं किया जाता है, बैटरी इसके लिए ईयरली या 2-3 साल के बाद में ही चेंज की जाती है, इतनी जल्दी इसकी बैटरी ख़राब नहीं होती कि आपको उसको वीकली चेंज करने की जरूरत पड़े, इसलिए ये डी ऑप्शन भी आपका गलत होगा। और बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हियरिंग एड की लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए हम उसको कूल प्लेस में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए चाइल्ड बीइंग एडमिटेड विद द सर्जरी फॉलोइंग ए टॉन्सिलेक्टोमी। एक पेशेंट है, एक बच्चा है, टॉन्सिलेक्टोमी का उसका सर्जरी हुआ है, तो इनमें से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो प्रायोरिटी रखेगा। देखिए, टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल, टॉन्सिल का रिमूवल होने के बाद में सर्जरी की जाएगी उसको हम टॉन्सिलेक्टोमी बोल रहे हैं। तो इससे कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट से प्रायोरिटी रखेगा। बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, क्या टॉन्सिलेक्टोमी की सर्जरी से बॉडी के इमेज का डिस्टर्बेंस होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बॉडी इमेज सब डिस्टर्बेंसेज होगा जब आपको पेशेंट में बाहर से कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा। तो टॉन्सिलेक्टोमी तो अंदर होती है, लेरिंग्स में या हमारे थ्रोट में होती है, तो वहाँ पे कोई भी बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेज नहीं होगा। दूसरा है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड है रिस्क फॉर एस्पायरेशन और पेन। देखिए, पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये हमारा फर्स्ट या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन नहीं, डायग्नोसिस नहीं होगा। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पे पेशेंट को ड्रेसिंग की वजह से या ब्लीडिंग की वजह से या कोई दूसरी वजह से यहाँ पे इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड हो सकता है, लेकिन ये भी हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं होगा, क्योंकि रिस्क फॉर एस्पायरेशन जो है वो हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। रिस्क फॉर एस्पायरेशन किससे? टॉन्सिलेक्टोमी के सर्जरी में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, और ब्लीडिंग का जो ब्लड है वो पेशेंट अगर ब्लड को एस्पायरेट कर गया है तो इसका मतलब है कि उसके रेस्पायरेशन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और रेस्पायरेशन में अगर प्रॉब्लम है, यानी कि पेशेंट रेस्पायरेट नहीं कर पा रहा है या रेस्पायरेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारा उसकी पेशेंट के लाइफ को बचाने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्ट जो रहेगा वो वहाँ पे रेस्पायरेशन वाला रहेगा, कि हमें पेशेंट की लाइफ को बचाना है। और अगर रिस्क ऑफ एस्पायरेशन है तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग पेशेंट में हो रही है, इसका मतलब ये हुआ, और ब्लीडिंग की वजह से जो ब्लड है वो पेशेंट एस्पायरेट कर जाएगा, और एस्पायरेट कर जाएगा तो उसमें रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगी, और रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो हमारे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, वो अरेस्ट हो सकता है। इसीलिए रिस्क फॉर एस्पायरेशन जो है वो हमारा मेन नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे होगा। यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि अगर टॉन्सिलेक्टोमी वाला पेशेंट बार बार डिग्लूटिनेट कर रहा है, या बार बार में स्वेलोविंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब अगर पेशेंट टॉन्सिलेक्टोमी वाला बार बार स्वेलोविंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए अगर पेशेंट टॉन्सिलेक्टोमी वाला बार बार स्वेलोविंग बार बार निगल रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्लाइंट विद बैक्टीरियल न्यूमोनिया इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट, व्हाट वुड द नर्स एक्सपेक्ट द एडमिटिंग असेसमेंट टू रिवील। एक पेशेंट है बैक्टीरियल न्यूमोनिया वाला, पीडियाट्रिक यूनिट में एडमिट है, व्हाट वुड द नर्स एक्सपेक्ट द एडमिटिंग असेसमेंट टू रिवील। इनमें से कौन सा असेसमेंट पेशेंट में देखने को मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन है हाई फीवर, दूसरा है नॉन प्रोडक्टिव कफ, तीसरा है राइनाइटिस और चौथा है वोमिटिंग एंड डायरिया। क्या न्यूमोनिया वाले पेशेंट में फ्रीक्वेंटली वोमिटिंग एंड डायरिया देखने को मिलता है? नहीं, वो न्यूमोनिया वाले पेशेंट में वोमिटिंग एंड डायरिया देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। राइनाइटिस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, राइनाइटिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से देखने को नहीं मिलता है, ये कॉमनली वायरल न्यूमोनिया में देखने को मिलता है। लेकिन आपसे पूछा गया क्वेश्चन में क्या? बैक्टीरियल न्यूमोनिया, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। और नॉन प्रोडक्टिव कफ क्या देखने को मिलेगा बैक्टीरियल न्यूमोनिया में? नहीं, बैक्टीरियल न्यूमोनिया में हमें प्रोडक्टिव कफ, यानी कि पेशेंट को कफ होगा, कफ के साथ में प्रोडक्टिव स्पुटम बाहर आएगा, उसको हम बोल रहे हैं प्रोडक्टिव कफ। तो बैक्टीरियल न्यूमोनिया में पेशेंट में प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलता है, ना कि नॉन प्रोडक्टिव कफ, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। और बैक्टीरियल न्यूमोनिया वाले पेशेंट में हाई फीवर देखने को मिलता है, इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए, बैक्टीरियल न्यूमोनिया वाले पेशेंट में प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा, नॉन प्रोडक्टिव कफ आपको ऑप्शन में दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। और राइनाइटिस जो है वो वायरल न्यूमोनिया में होता है, ना कि बैक्टीरियल न्यूमोनिया में, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। और वोमिटिंग और डायरिया जो है वो बैक्टीरियल न्यूमोनिया में देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। और बैक्टीरियल न्यूमोनिया वाले पेशेंट में हाई फीवर देखने को हमें मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट एडमिटेड विद एक्यूट लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस LTB, laryngeotracheobronchitis, because of the possibility of complete obstruction in the airway. Which of the following should the nurse have available? एक पेशेंट है आपके पास में जिसको लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकस, इन तीनों का इन्फ्लामेशन हो रखा है. तो यहाँ पे पेशेंट को क्या है, यहाँ पे पेशेंट को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. तो इनमें से नर्स क्या अवेलेबल करके रखेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स हैव अवेलेबल? इनमें से कौन सी चीज़ को नर्स अवेलेबल करके यानी कि रेडी करके रखेगी अपने पास में? फर्स्ट ऑप्शन आपका है इंट्रावीनस एक्सेस सप्लाई. अगर किसी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे है तो क्या आप उसको IV लाइन लगाएंगे? यही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस होगा कि आप IV लाइन रेडी करें. नहीं होगा, क्योंकि अगर पेशेंट को एयरवे में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसका ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रेडी करेंगे या इंटूबेशन के लिए रेडी करेंगे या उसके वाइटल्स हम मॉनिटर करेंगे कंटिन्यूसली. उसके इंट्रावीनस एक्सेस सप्लाईज, इंट्रावीनस IV लाइन्स लगाने की यहाँ पे कोई प्रायोरिटी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे वाले पेशेंट में नहीं रहेगी, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा. दूसरा है इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन पंप. क्या पंप की हेल्प से आप इंट्रावीनस फ्लूइड देंगे? पंप का क्या काम होता है? पंप का जो काम है वो रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड करने के लिए काम में लिया जाता है. फ्लूइड का रैपिड इन्फ्यूजन करने के लिए, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड का रैपिड इन्फ्यूजन करने के लिए हम पंप की हेल्प लेते हैं. तो क्या यहाँ पे पेशेंट में फ्लूइड की कमी हो रही है, या पेशेंट शोक में है, या पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया है, या पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है? तो इस तरह के केसेस में भी हम ईयर पे ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट में भी पेशेंट में फ्लूइड का ओवरलोड या फ्लूइड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रैपिडली नहीं करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा. अभी आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और इमरजेंसी इंटूबेशन इक्विपमेंट. सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम पेशेंट को तब देंगे जब पेशेंट में SpO2 लेवल कम हो रहा है, और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है तो SpO2 लेवल भी कम हो रहा होगा. लेकिन अगर हम ऑब्स्ट्रक्शन को ही रिमूव नहीं करेंगे तब तक आपको SpO2 लेवल मेजर करेंगे तब तक वो डाउन ही रहेगा. इसका मतलब है कि हमें सप्लीमेंटल ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को नहीं देनी है, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हो रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्शन अगर एयरवे में है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है. इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत होगा. और सेकेंड ऑप्शन जो है इमरजेंसी इंटूबेशन इक्विपमेंट, ये आपको पेशेंट के लिए रेडी करके रखना पड़ेगा हमेशा बेड साइड में जिस पेशेंट को लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस है. LTB की लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस की वजह से पेशेंट में एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और उस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए आपको हमेशा इमरजेंसी इंटूबेशन जो है, इंटूबेशन का मतलब हो गया पेशेंट को आप एंडोट्रेकियल इंटूबेशन, यानी कि उसके ट्रेकिया में आप एक एंडोट्रेकियल ट्यूब डालेंगे, और एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालने के बाद में ET ट्यूब को डालने के बाद आप उसको एम्बू बैग के साथ में कनेक्ट कर देंगे, या उस पेशेंट को अगर वेंटिलेटर पर लेने की ज़रूरत है तो आप उसको वेंटिलेट करने के लिए वेंटिलेटर पे लेंगे. इसलिए जब भी किसी पेशेंट को लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस है तो हम उसके लिए हमेशा इमरजेंसी इंटूबेशन इक्विपमेंट जो हमारे हैं उसको रेडी करके रखेंगे. इमरजेंसी इंटूबेशन इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? एंडोट्रेकियल ट्यूब, इन्फ्यूजन पंप, एयरवे मास्क और लेरेंजियोस्कोप, विजुअलाइजेशन करने के लिए बैटरी, ये सब चीज़ें उसमें आती है. इसलिए बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए 45-year-old client is seen with the clinic with hyperthyroidism. What would be the nurse expect the admitting assessment to reveal? एक पेशेंट है आपके पास में, ये हाइपरथायरॉयडिज्म वाला 45 ईयर. व्हाट वुड द नर्स एक्सपेक्ट द एडमिटिंग असेसमेंट टू रिवेल? तो हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में जो आप एडमिट करें तो उसमें से इनमें से कौन सा फीचर देखने को मिलेगा? क्या ब्रेडिकार्डिया होगा हाइपरथायरॉयडिज्म में, या डिक्रीज एपेटाइट, उसके एपेटाइट कम रहेगा, एक्सोप्थैलेमस देखने को मिलेगा, या वेट गेन देखने को मिलेगा? आपको ये बताना है यहाँ पे कि हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में इनमें से कौन सा फीचर देखने को आपको मिलेगा. तो हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर यहाँ पे बात की जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो इंक्रीज सीक्रेशन अगर T3 और T4 का हो रहा है तो उसमें हमें हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं. हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा. हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में टैकीकार्डिया देखने को मिलता है. डिक्रीज एपेटाइट ये भी देखने को नहीं मिलता है हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में, और हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में वेट गेन नहीं होता है, वेट लॉस होता है. इसलिए ये तीनों ऑप्शन A, B एंड D आपके जो गलत हो जाएंगे, और एक्सोप्थैलेमस जो है ऑप्शन C है ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में एक्सोप्थैलेमस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ फैट बिहाइंड द आई बॉल. आई बॉल के पीछे वाली साइड में
अगर फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो उसको हम एक्टोप्थैलेमस बोलते हैं। इससे पेशेंट की जो आई है वो प्रोट्रूडिंग दिखेगी। प्रोट्रूडिंग मतलब उभरी हुई आई आपको यहाँ पे दिखेगी। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल भी हम इसको बोलते हैं। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, ये एक्टोप्थैलेमस जो है इसको हम प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल भी बोलते हैं। ये एक्टोप्थैलेमस हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में ट्रीटमेंट के रूप में हम एक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। उस मेडिसिन को हम बोलते हैं प्रोपिलथियोयूरेसिल, PTU, प्रोपिलथियोयूरेसिल। ये जो मेडिकेशन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरथायरॉयडिज्म केसेज इज PTU, प्रोपिलथियोयूरेसिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म के फीचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में वेट लॉस होता है, वेट गेन नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ब्रेडिकार्डिया देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। डिक्रीज एपेटाइट भी देखने को नहीं मिलती है, ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। एक्टोप्थैलेमस देखने को मिलेगा। एक्टोप्थैलेमस को हम बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ फैट बिहाइंड द आई बॉल या प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हम ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात करें तो प्रोपिलथियोयूरेसिल इज द मेडिकेशन दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डाइटरी इंस्ट्रक्शन टू द मदर ऑफ एन 8-year-old चाइल्ड डायग्नोस्ड विद सीलिक डिजीज। एक बच्चा है 8 साल का, उसको सीलिक डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इफ सेलेक्टेड बाय द मदर वुड इंडिकेट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइटरी इंस्ट्रक्शन। अगर इनमें से कोई सा भी एक फूड मदर के द्वारा चूज किया गया है और उसका मतलब ये है कि मदर को डाइटरी इंस्ट्रक्शन पता लग गया है सीलिक डिजीज वाले पेशेंट का, तो वो कौन सा फूड अगर इनमें से ले रही है तो इसका मतलब है कि उसने सही डाइट चूज की है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो सीलिक डिजीज है उसमें एक ग्लूटिन नाम के प्रोटीन जो है, ग्लूटिन नाम का एक प्रोटीन है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। सीलिक डिजीज़ में ग्लूटिन नाम के एक प्रोटीन है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से पेशेंट में माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर हम क्लासिक फीचर की यहाँ पे सीलिक डिजीज़ के क्लासिक फीचर की बात करें तो सीलिक डिजीज़ का क्लासिक फीचर है डायरिया, यानी कि इस पेशेंट में डायरिया बहुत ही ज़्यादा रहेगा। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होगा, पेशेंट में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ग्लूटिन प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। सीलिक डिजीज़ वाले पेशेंट के लिए हम अगर डाइटरी इंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम सीलिक डिजीज़ वाले पेशेंट को ऐसी डाइट देते हैं या ऐसा डाइटरी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसको वो चीज़ें खानी है जिस भी फूड में ग्लूटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ऐसी चीज़ें पेशेंट को हम खाने के लिए बोलते हैं। तो इनमें से किस में ग्लूटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है वो पेशेंट यहाँ पे चूज करेगा। देखिए ग्लूटिन जो है वो व्हीट, बार्ले और राई इन तीनों में ही मिलता है। व्हीट, बार्ले और राई इन तीनों में देखने को मिलता है, इसलिए हम जब भी पेशेंट को ग्लूटिन प्रोटीन जो है वो व्हीट, बार्ले और राई इन तीनों में होता है, तो सीलिक डिजीज वाले पेशेंट को हम व्हीट, बार्ले और राई ये तीनों चीज़ें जिस भी फूड आइटम में है उसको हम खाने के लिए नहीं बोलते हैं। इसलिए ए ऑप्शन में आपको दिया गया होल व्हीट ब्रीड, तो व्हीट में क्या होता है, ग्लूटिन प्रोटीन होता है, और तो इस पेशेंट को सीलिक डिजीज वाले को हम ग्लूटिन प्रोटीन खाने के लिए नहीं बोलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में स्पागेटी एंड मीट बिल्स। स्पागेटी का मतलब था पास्ते में और मीट बॉल्स में भी व्हीट ब्रीड या व्हीट पाउडर होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हैम बर्गर ऑन वाइट ब्रेड विद केचप। हैम बर्गर में भी ग्लूटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसलिए इस पेशेंट को या सीलिक डिजीज वाले पेशेंट को ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत होंगे। ये तीनों ऑप्शन हम डाइट में खाने के लिए नहीं बोलेंगे। यहाँ पे मदर उसकी जो है वो कौन सा फूड आइटम चूज करेगी, वो चीज़ ऑमलेट चूज करेगी। चीज़ ऑमलेट में क्या है कि ग्लूटिन नाम का कोई प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए सीलिक डिजीज वाला पेशेंट जो है वो इस डाइट को खा सकता है, चीज़ ऑमलेट को खा सकता है। ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। आपको इतना याद रखना है, सीलिक डिजीज वाले पेशेंट में ग्लूटिन नाम का प्रोटीन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। प्रोटीन एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम रहता है, वेट कम रहेगा, डायरिया इज द क्लासिकल फीचर, और ग्लूटिन जो है वो व्हीट, बार्ले और राई में देखने को मिलता है, इसलिए हम ये तीनों चीज़ें उसको अवॉइड करते हैं सीलिक डिजीज वाले पेशेंट को। और चीज़ ऑमलेट हम खाने को बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ग्लूटिन नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए 9-year-old चाइल्ड एडमिटेड विद अस्थमा। एक 9 साल का बच्चा है, अस्थमा के साथ में हॉस्पिटल में एडमिट है। ड्यूरिंग द मॉर्निंग राउंड द नर्स फाइंड एन ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ 78%। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। मॉर्निंग राउंड कर रही है नर्स और बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 78% देखने को मिला है। नॉर्मल सैचुरेशन की अगर बात करें तो हम 96 से 100% होता है। नॉर्मल SpO2 लेवल या सैचुरेशन लेवल जो है वो 96 से 100% होता है। आपको पेशेंट का कितना मिल रहा है, 78%। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। इनमें से कौन सा एक्शन नर्स सबसे पहले फर्स्ट करेगी। चेक द आर्टीरियल ब्लड गैस,
क्या ABG एनालिसिस यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी होगा? नहीं होगा। ABG एनालिसिस आप पेशेंट का बाद में कर सकते हैं कि इसके अलावा और भी जो उसके pH लेवल है, बाइकार्बोनेट लेवल है उसमें, या वेनस ब्लड गैस जो है, इनमें बाद में क्या चेंजेज आए हैं इसको हम जानने के लिए आर्टिकुलर ब्लड गैस बाद में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है टेक फर्स्ट, सबसे फर्स्ट क्या एक्शन लेगी? डू नथिंग, दिस इज नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉर दिस क्लाइंट। क्या अस्थमा वाले पेशेंट के लिए 78% नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन है? नहीं। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन दिया गया था असेस द चाइल्ड पल्स, क्या हम बच्चे की पल्स रेट को चेक करेंगे? ये भी यहाँ पे कोई प्रायोरिटी नहीं है। पल्स रेट को आप चेक कर सकते हो फर्दर एडवांस में दूसरे वाइटल साइन चेक करने के लिए, लेकिन जब पेशेंट का SpO2 लेवल 78% है तब आप पल्स रेट चेक नहीं करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत होगा। 78% है, इसका मतलब हो गया कि पेशेंट में सेचुरेशन का लेवल कम है। सेचुरेशन का लेवल कम है यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, और अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है तो इसका मतलब है हमें पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, इसलिए हम पेशेंट में ऑक्सीजन अटैच करेंगे। अप्लाई ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। हम इस पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए ग्रेविडा सेकंड पैरा 0 इज एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट, द डॉक्टर परफॉर्म एमनियोटॉमी, विच ऑब्जर्वेशन वुड द नर्स एक्सपेक्टेड टू मेक आफ्टर द एमनियोटॉमी। एक पेशेंट है ग्रेविडा सेकंड यानी कि सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, पैरा 0, उसका अभी एक भी बच्चा, पैरा 0 का मतलब है कि उसका कोई भी प्रीवियस प्रेगनेंसी जो है वो 22 वीक ऑफ गेस्टेशन को क्रॉस आउट नहीं किया था। 22 वीक के बाद में, यानी कि उसका जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है वो 22 वीक से ज़्यादा कंटिन्यूस नहीं रहा था, इसलिए हम उसको पैरा 0 बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, पैरा 0 है, इज एडमिट टू लेबर यूनिट, लेबर और डिलीवरी यूनिट में एडमिट है, डॉक्टर ने एमनियोटॉमी किया है। विच ऑब्जर्वेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू मेक आफ्टर द एमनियोटॉमी। एमनियोटॉमी के बाद में इनमें से पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? देखिए एमनियोटॉमी क्या है? एमनियोटॉमी क्या है? रप्चर ऑफ द एमनियोटिक मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर भी हो सकता है वो, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि डॉक्टर ने किया है, डॉक्टर परफॉर्म एमनियोटॉमी, डॉक्टर ने किया है रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्रोचेट हुक, क्रोचेट हुक। एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोचेट हुक। क्रोचेट हुक जो है उसकी अगर शेप की बात की जाए तो क्रोचेट हुक इस तरह की शेप का होता है, कुछ इस तरह की शेप का क्रोचेट हुक होता है। इसका काम है एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करना का। एमनियोटिक मेम्ब्रेन जब रप्चर होती है तो यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ने के चांसेज और भी ज़्यादा हो जाते हैं, या यूट्राइन की टोनिसिटी है वो बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन पावर जो बढ़ती है। तो अभी यहाँ से क्या पूछा गया है कि विच ऑब्जर्वेशन वाइड द नर्स एक्सपेक्ट टू मेट आफ्टर, तो नर्स इनमें से एमनियोटॉमी के बाद में क्या करेगी, क्या देखने को मिल सकता है? फीटल हार्ट ट्रोन 160, फीटल हार्ट ट्रोन जो है वो 160 बीट पर मिनट देखने को मिल सकती है। दूसरा ऑप्शन है मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कलर फ्लूइड जो है वो देखने को मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीनिश फ्लूइड, एक छोटे अमाउंट में ग्रीनिश फ्लूइड देखने को मिल सकता है। चौथा है ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड भी आपको देखने को बाहर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो एमनियोटॉमी जो है, एमनियोटॉमी का मतलब है एमनियोटिक रप्चर, मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना, और एमनियोटिक मेम्ब्रेन का अगर रप्चर हुआ है तो इसका मतलब क्या है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हुई तो इसका मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज होगा। और एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर की बात की जाए तो स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है। तो जब भी हम एमनियोटॉमी कर रहे हैं या एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर कर रहे हैं तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब रप्चर करेंगे मेम्ब्रेन को तो स्ट्रो कलर फ्लूइड देखने को आपको मिलेगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। फीटल हार्ट ट्रोन जो 160 बीट पर मिनट है वो नॉर्मली ही 140 से 160 बीट पर मिनट होती है, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीनिश फ्लूइड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रीनिश फ्लूइड जो है वो मैकोनियम, अगर बच्चा मैकोनियम एस्पायरेट कर जाएगा या पेशेंट या बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर बच्चे को है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर बच्चे को है तो देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर है तो ग्रीनिश फ्लूइड देखने को मिलेगा। और नॉर्मल कलर की हम बात करें तो स्ट्रो कलर फ्लूइड जो है वो नॉर्मल कलर है, इसलिए ये देखने को मिलेगा। स्मॉल सेगमेंट ऑफ अम्बिलिकल कोड देखने को नहीं मिलेगी। अगर अम्बिलिकल कोड देखने को मिल रही तो इसका मतलब है कि अम्बिलिकल कोड का प्रोट्रूजन या कंप्रेशन हो रहा है, अम्बिलिकल कोड प्रोट्रूजन या कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए अम्बिलिकल कोड भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। जब हम एमनियोटॉमी कर रहे हैं तो इसकी वजह से पेशेंट के एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होगी और एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा। और एमनियोटिक फ्लूइड के नॉर्मल कलर की बात की जाए तो स्ट्रो कलर फ्लूइड देखने को मिलेगा, इसलिए ए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ग्रीन फ्लूइड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रीन फ्लूइड जो है ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में या बच्चे ने अगर मैकोनियम एस्पायरेट कर लिया है तो देखने को मिलेगा। और अगर यहीं पर हम बात करें कि
सेफ्रॉन कलर अगर एमनियोटिक फ्लूइड का है, सेफ्रॉन कलर अगर एमनियोटिक फ्लूइड का है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, सेफ्रॉन कलर वाले केसेस में पोस्ट मैच्योरिटी, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जो है वो सेफ्रॉन कलर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा पोस्ट मैच्योरिटी वाले केसेस में सेफ्रॉन कलर देखने को मिलेगा। और अगर इसके अलावा एक और बात की जाए, अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो गोल्डन कलर का है तो गोल्डन कलर का अगर एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका गोल्डन कलर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और बात की जाए, अगर डार्क रेड कलर है, अगर डार्क रेड कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं हीमोरेज की वजह से डार्क रेड कलर देखने को मिल सकता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड डार्क रेड कलर है तो हीमोरेज की वजह से है, अगर सैफरन कलर है तो पोस्ट मैच्योरिटी की वजह से है, गोल्डन कलर है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से है, नॉर्मल कलर की अगर हम बात की जाए तो स्ट्रो कलर होता है, और ग्रीनिश फ्लूइड है तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या मैकोनियम एस्पिरेशन की वजह से हो सकता है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर टोबैको कलर अगर हमें देखने को मिल रहा है तो टोबैको कलर जो है वो इंट्रा डेथ के केसेस में टोबैको कलर देखने को मिलेगा। ये सब एमनियोटिक फ्लूइड के कलर चेंजेस के बारे में बात हो गई है। तो यहाँ पे हमें बात हो रही थी कि अगर एमनियोटोमी की है तो एक स्ट्रो कलर फ्लूइड देखने को मिलेगा, और स्ट्रो कलर फ्लूइड जो है वो एक नॉर्मल कलर है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट, वेजाइनल एग्जाम रिवील दैट सी इज 3 सेंटीमीटर डायलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड द नर्स एक्सपेक्ट हर टू मेक। एक पेशेंट है, लेबर यूनिट में प्रेजेंट है, उसके सर्विक्स का जो डायलेशन है वो 3 सेंटीमीटर है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नर्स एक्सपेक्ट करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है आई कैन नॉट डिसाइड वाट टू नेम द बेबी। क्या ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि अगर 3 सेंटीमीटर डायलेशन है इसका मतलब कि पेशेंट में जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसकी लेटेंट फेज चल रही है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की अगर बात करें तो उसमें 3 स्टेज होती हैं, लेटेंट, दूसरी होती है एक्टिव, और तीसरी होती है ट्रांजिशन। लेटेंट फेज में 0 से 3 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होता है, एक्टिव में 4 से 7 और ट्रांजिशन में 8 से 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कितना है, 3 सेंटीमीटर डायलेशन है। इसका मतलब है कि पेशेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें फर्स्ट स्टेज में भी लेटेंट फेज में है, यानी कि 0 से 3 सेंटीमीटर डायलेशन वाले फेज में है। तो वहाँ पे पेशेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उससे, आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू द नेम ऑफ द बेबी। यहाँ पे पेशेंट अपने बेबी के नेम के बारे में नहीं सोचेगा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होगा। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको, इट फील्स गुड टू पुश विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद में पुश करने का फीलिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये फर्स्ट स्टेज एंड होने के बाद में फीलिंग आती है। हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद साथ में पुश करने की जो फीलिंग है वो अगर स्टेज लेबर के फर्स्ट स्टेज अगर फिनिश हो गया है उसके बाद में आती है। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, 3 सेंटीमीटर डायलेशन, इसका मतलब फर्स्ट स्टेज ही चल रही है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत होगा। तीसरा है, डोंट टच मी आई एम ट्राइंग टू कंसनट्रेट। डोंट टच मी आई एम ट्राइंग टू कंसनट्रेट, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि अगर डोंट टच मी पेशेंट अगर बोल रहा है और ट्राइंग टू कंसनट्रेट यहाँ पे बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो फेज है, ये जो कंसनट्रेशन वाली जो फेज है ये पेशेंट में कब देखने को मिलेगी, ये ट्रांजिशन फेज में देखने को मिलेगी। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की जो थर्ड फेज है ट्रांजिशन फेज, जिसमें 8 से 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल का डायलेशन होता है, उसमें देखने को मिलेगी। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत होगा। और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन है, इसका मतलब पेशेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की लेटेंट फेज में है। और इसमें पेशेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, व्हेन कैन आई गेट माई एपिड्यूरल। यहाँ पे पेशेंट क्या बोलेगा कि अभी मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है और 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन पेशेंट का है, तो पेशेंट के लिए हम एपिड्यूरल कब लगेगा उसको, या उसको हम एपिड्यूरल कब देंगे, ये पेशेंट यहाँ पे पूछ सकता है। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इस तरह के केसेस में जो है जो एपिड्यूरल जो है वो यहाँ पे देने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो 3 सेंटीमीटर डायलेशन अगर है उसके बाद में ही हम एपिड्यूरल देते हैं, और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिल सकता है, और ये एक एक्सपेक्टेड आउटकम है, एक्सपेक्टेड हम पेशेंट से कर सकते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट इज हैविंग फीटल हार्ट रेट ऑफ 100 to 110 ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, द फर्स्ट एक्शन द नर्स शुड टेक इज। एक पेशेंट है, उसका फीटल हार्ट रेट 100 से 110 बीट पर मिनट हो रहा है जब भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब। द फर्स्ट एक्शन द नर्स शुड टेक इज, नर्स फर्स्ट एक्शन के रूप में क्या करेगी, ये आपसे पूछा गया है।
देखिए अगर नॉर्मल फीटल हार्ट रेट की बात की जाए तो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो है 120 टू 140 बीट पर मिनट होता है, 120 टू 140 बीट पर मिनट होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मल बीट है वो यहाँ पे 100 से 110 हो रही है। कब हो रही है 100 से 110? जब भी पेशेंट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था फीटल में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है। जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था फीटस में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कि नर्स क्या करेगी, रीअसेस द फीटल हार्ट रेट टोन इन 15 मिनट। क्या 15 मिनट बाद में दोबारा से फीटल हार्ट रेट चेक करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि 100 से 110 तो दोबारा से ही है, और अगर चेक भी करनी है तो 15 मिनट बाद के बाद में नहीं करेगी, क्योंकि इतनी देर में तो क्लाइंट की जब फीटस की जो कंडीशन है वो और भी डिटेरिएट हो सकती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है गेट द क्लाइंट अप एंड वॉक विद हर इन हॉल। जब पेशेंट कॉन्ट्रैक्शन फील कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम पेशेंट को लेबर होने वाला है, हम उसको वॉक नहीं कराएंगे, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। मूव द क्लाइंट टू द डिलीवरी रूम। डिलीवरी रूम में भी पेशेंट को नहीं लेके जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो नर्स फर्स्ट एक्शन जो लेगी, फर्स्ट एक्शन की यहाँ पे बात की गई है, वो की गई है टर्न द क्लाइंट ऑन द हर लेफ्ट साइड। यानी कि क्लाइंट यहाँ पे कौन हो गया, प्रेग्नेंट लेडी आपका यहाँ पे क्लाइंट हुई है, उसको हम लेफ्ट साइड पोजीशन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बीट कॉन्ट्रैक्शन के साथ में कम हो रही है, जब भी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के साथ में पेशेंट की फीटस की जो हार्ट रेट है वो कम हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी देखने को मिल रही है। यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी यानी कि यूट्रस से प्लेसेंटा में जो ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है या ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से क्या होगा, ये जो फीटस की जो हार्ट रेट है वो डाउन होगी, और हम अगर पेशेंट को लेफ्ट साइड में पोजीशन, पेशेंट को मतलब प्रेग्नेंट लेडी को अगर लेफ्ट साइड में पोजीशन दे देंगे तो उसका जो ग्रेविड यूट्रस है, यानी कि जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, वो इन्फीरियर वेना केवा के कंप्रेशन को हटा देगा। और इन्फीरियर वेना केवा के कंप्रेशन को अगर हटा देगा तो इसका मतलब है कि पेशेंट में फ्लूइड का जो वापस से जो फ्लूइड जो हार्ट की तरफ जा रहा है वो प्रॉपर जाएगा। प्रॉपर जाने की वजह से प्रॉपर आउटपुट भी आएगा, और प्रॉपर आउटपुट होने की वजह से यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी में जो ऑक्सीजन की कमी आ रही थी वो दूर हो पाएगी। इस वजह से हम पेशेंट में लेफ्ट साइड का पोजीशन देंगे। प्रेग्नेंट क्लाइंट को हमेशा ही लेफ्ट साइड का पोजीशन लेने के लिए हम बोलते हैं, ताकि उसके जो ग्रेविड यूट्रस की वजह से इन्फीरियर वेना केवा और जो लोअर लिम्स का जो ब्लड है उसको हार्ट की तरफ जाने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम या कंप्रेशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर हार्ट रेट यहाँ पे कमज़ोर हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम पेशेंट को लेफ्ट साइड में पोजीशन दे देंगे, और ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज मॉनिटरिंग द क्लाइंट एडमिटेड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। द नर्स नो दैट पिटोसिन हैज़ बीन इफेक्टिव व्हेन। एक पेशेंट है, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए आ गया है, नर्स ने पिटोसिन हैज़ बीन इफेक्टिव, पिटोसिन का मतलब हो गया ऑक्सीटोसिन दे दिया है, तो आपको क्या पता लगेगा कि जो ऑक्सीटोसिन आपने दिया वो इफेक्टिव है या नहीं? कैसे पता लगेगा? जब आपको ऑक्सीटोसिन का एक्शन पता होगा तब। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, द क्लाइंट हैज़ ए रैपिड पेनलेस डिलीवरी। क्या ऑक्सीटोसिन की वजह से पेशेंट को रैपिड और पेनलेस डिलीवरी हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि रैपिड अगर पेनलेस डिलीवरी अगर पेशेंट में हो रही तो हमें ऑक्सीटोसिन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन, द क्लाइंट इज सर्विक्स इज इफेक्ट्स। सर्विक्स इज इफेस्ट का मतलब हो गया है कि शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स और सर्विक्स फाइबर। जब सर्विक्स के फाइबर या सर्विक्स जब छोटा हो जाता है तो क्या हम उसके ये मान सकते हैं कि पेशेंट को ऑक्सीटोसिन हमने जो दिया है वो हमारा काम किया है या प्रॉपर इफेक्ट ये उसका आया है? नहीं, क्योंकि सर्विक्स का जो इफेसमेंट है वो बगैर ऑक्सीटोसिन दिए भी हो सकता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है, द क्लाइंट हैज़ इनफ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन। क्या पेशेंट में इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन की वजह से देखने को मिलेंगे? नहीं, पेशेंट में इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है, इनफ्रीक्वेंट का मतलब होगा इरेगुलर, और इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दूसरी कोई भी, जैसे मिथार्जिन है और अर्गोमेट्राइन है, इन मेडिकेशन की वजह से देखने को मिल सकते हैं, ना कि ऑक्सीटोसिन देने की वजह से देखने को मिलेंगे, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। ऑक्सीटोसिन की वजह से हमेशा फ्रीक्वेंट और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, इनफ्रीक्वेंट या इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत होगा। द क्लाइंट हैज़ प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीटोसिन आपने पेशेंट को दिया है इसका मतलब है कि उसमें यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव हो रहे हैं, और इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो उसके साथ साथ में सर्विक्स का डायलेशन भी प्रोग्रेसिव होगा। इफेक्ट नॉर्मल लेबर के लिए यही मेन इंपॉर्टेंट है कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के साथ में रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन हो और उसके साथ साथ में प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन हो। यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो और प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन हो, ये दोनों चीज़ें अगर साथ साथ में चल रही है तो इसका मतलब है कि हम बेबी को नॉर्मली डिलीवर कर पाएंगे। और ऑक्सीटोसिन देने का पर्पज़ हमारा यही है यहाँ पे कि जब हम रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन चाह रहे हैं उसके साथ साथ में अगर प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमने जो ऑक्सीटोसिन दिया है वो ऑक्सीटोसिन हमारा इफेक्टिव रहा है, उसने अच्छे से काम किया है।
इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए वेजाइनल एग्जाम रिवेल ए ब्रीच प्रेजेंटेशन, द नर्स शुड टेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन एट दिस टाइम। एक वेजाइनल एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं एक प्रेग्नेंट लेडी का, प्रेग्नेंट पेशेंट का, तो आपको पता लगा है कि ये जो पेशेंट है उसका ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी कि जो बच्चा है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो बेबी के जो बटक्स वाला एरिया है वो फील होगा सर्विक्स में या वेजाइनल वाले पार्ट में, तो उसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं। द नर्स शुड टेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन एट दिस टाइम। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो नर्स इनमें से कौन सा एक्शन करेगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट है प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर ए सीजेरियन सेक्शन, क्या हम पेशेंट को सीजेरियन सेक्शन के लिए प्लान रेडी करेंगे। दूसरा है अप्लाई द फीटल हार्ट मॉनिटर। तीसरा प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, परफॉर्म इन अल्ट्रासाउंड एग्जाम। देखिए आपको वेजाइनल एग्जामिनेशन से पता लग गया कि पेशेंट का ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो आपको वहाँ पे अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत होगा। दूसरा है प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सीजेरियन सेक्शन, हम सीजेरियन सेक्शन के लिए पेशेंट को प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये आपका यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगा, क्योंकि सीजेरियन सेक्शन को प्लान करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर आपको बोलेगा, नर्स अपने वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू ही सिर्फ सीजेरियन सेक्शन प्लान नहीं कर पाएगी, ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तीसरा है प्लेस द क्लाइंट इन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, हम पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे, क्योंकि ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देने की वजह से क्या होगा कि जो हम कॉन्ट्रैक्शन पावर जो है यूट्रस की वो नीचे की साइड में नहीं होगी, और नीचे की साइड में नहीं होगी तो यानी कि जो लेबर का जो प्रोग्रेस है वो नहीं होगा, और हम लेबर का प्रोग्रेस अगर चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देंगे यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। अप्लाई द फीटल हार्ट मॉनिटर, हम फीटल हार्ट मॉनिटर जरूर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है उस ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो डिलीवरी है वो नॉर्मली होने के साथ साथ में उसमें दूसरे भी चांसेस बने रहते हैं, यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से नॉर्मल जो टाइमिंग ड्यूरेशन जो है लेबर का वो बढ़ सकता है, और बढ़ सकता है या फिर इसमें फीटस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, फीटस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, और जो लेबर की जो प्रोसेस है वो लंबी हो सकती है, इसलिए हमें फीटल के हार्ट को मॉनिटर करने के लिए हम वहाँ पे फीटल हार्ट मॉनिटर अटैच कर देंगे, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द फीटस विद द ब्रीच प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए ग्रेविडा फर्स्ट एडमिटेड इन लेबर, विच फाइंडिंग सजेस्ट द नीड फॉर इंटरनल फीटल मॉनिटर। यानी कि एक पेशेंट है देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए ग्रेविडा वन एडमिटेड इन लेबर, विच फाइंडिंग वुड सजेस्ट दैट द नीड फॉर इंटरनल फीटल। एक ग्रेविडा वन पेशेंट है, एडमिट है लेबर वार्ड में, तो इनमें से कौन सा फाइंडिंग ये बता रहा है आपको इंटरनल फीटल मॉनिटर लगाने की यहाँ पे जरूरत है। फर्स्ट ऑप्शन द सर्विक्स डायलेटर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेशन है, तो क्या इंटरनल फीटल मॉनिटर लगाने की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन है द फीटल हार्ट टोन्स आर डिफिकल्ट टू असेस यूजिंग द एक्सटर्नल टोकोमीटर, या एक्सटर्नल टोकोमीटर लगाने की वजह से डिफिकल्ट हो रहा है तो अब हम इंटरनल फीटल मॉनिटर यूज करेंगे। तीसरा है द फीटस इज एट स्टेशन 0, या फीटस जो स्टेशन 0 पे है, या कॉन्ट्रैक्शन आर एवरी 3 मिनट्स, या हर 3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। देखिए इंटरनल फीटल मॉनिटर लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन अगर एवरी 3 मिनट्स में है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इनफ है, और एक नॉर्मल प्रोग्रेस के लिए, नॉर्मल लेबर के लिए अगर 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं या हर 3 मिनट में एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। अगर जब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है तो हमें इंटरनल फीटल मॉनिटर लगाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। फीटस इज एट स्टेशन 0, स्टेशन 0 का मतलब होगा, स्टेशन का मतलब हो गया रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन फीटस प्रेजेंटिंग पार्ट एंड स्केल स्पाइन, मदर के पेल्विस के स्केल स्पाइन और फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम स्टेशन बोलते हैं। और अगर फीटस का स्टेशन 0 है, इसका स्टेशन 0 का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये स्केल स्पाइन है और यहाँ पे जो फीटस है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है, यानी कि ये दोनों स्टेशन 0, दोनों प्रेजेंटिंग पार्ट हेड और जो स्केल स्पाइन है वो दोनों एक ही लेवल पे, इसका मतलब है कि स्टेशन 0 है। और स्टेशन 0 का मतलब है कि अगर स्टेशन 0 है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डिलीवरी प्रोग्रेस हो रही है और जो बेबी है वो डिलीवर होने वाला है, तो यहाँ पे इंटरनल फीटल मॉनिटर यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत होगा। द सर्विक्स इज डायलेटेड 5 सेंटीमीटर, सर्विक्स अगर 5 सेंटीमीटर डायलेटेड है इसका मतलब है कि डिलीवरी आपकी एडवांस हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो यहाँ पे भी आपको इंटरनल फीटल मॉनिटर लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जब फीटल हार्ट टोन्स आर नॉट डिफिकल्ट टू असेस यूजिंग द एक्सटर्नल, जब हम एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर या एक्सटर्नल टोको मॉनिटर लगा रहे हैं और उससे हमें फीटस की हार्ट टोन जो है या हार्ट बीट है वो असेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तब हम इंटरनल फीटल मॉनिटर की हेल्प से फीटस की हार्ट बीट को मेजर करेंगे।
यानी कि जब एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर की वजह से हम बच्चे की या फीटस की इंटरनल जो अंदर जो बच्चा है उसकी हार्ट बीट को या हार्ट रेट को असेस नहीं कर पा रहे हैं, तब हम इंटरनल फीटल मॉनिटर का यूज़ करेंगे, और इसलिए ये हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एज द क्लाइंट रीचेज 8 सेंटीमीटर, ए क्लाइंट reaches 8 centimeter dilation, the nurse note a pattern on the fetal monitor that shows a drop in fetal heart rate of 30 beat per minute beginning at the peak of the contraction and ending at the end of the contraction। एक पेशेंट है जिसका 8 सेंटीमीटर का सर्वाइक्स डायलेशन है। नर्स नोट कर रही है एक फीटल मॉनिटर में कि जब भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब बच्चे की 30 बीट पर मिनट चेंज हो जाती है, ड्रॉप होनी, और जब कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का एंड हो रहा है तब जा करके वो वापस से नॉर्मल होती है। तो द फीटल हार्ट रेट बेसलाइन इज 165-175 बीट पर मिनट विद वेरिएबिलिटी ऑफ 0 to 2 बीट पर मिनट। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैटर्न। तो जो फीटल हार्ट रेट की जो बेस लाइन है वो 165 से 175 रहती है और वेरिएबिलिटी यहाँ पे 0 से 2 बीट पर मिनट है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैटर्न। तो ये क्या पैटर्न हो सकता है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। द बेबी एज स्लिप, बच्चा सो रहा है इसलिए वजह से हो रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड इज कंप्रेस, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस हो रही है। देयर इज वैगल रेस्पॉन्स हो रहा है, या देयर इज यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, या यहाँ पे यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी आपको देखने को मिल रही है, उसकी वजह से हो रहा है। तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। और आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। तो आप हम जो नेक्स्ट सेशन जो करेंगे तो इस क्वेश्चन का हम आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों साथ में देंगे। तो आप अपना ऑप्शन, आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है या कौन सा आंसर लग रहा है उसको आप चूज करके हमें कमेंट सेक्शन में उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में बताइए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ख़त्म करते हैं हम अपने इसके आज के सेशन को यहीं पर।